हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बृहस्पति कोचिंग में। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने निषेचन के पूर्व क्या क्या घटनाएं होती हैं देखा था। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम लोग निषेचन के बाद, पश्च का मतलब क्या होता है, बाद में घटित होने वाली घटनाएं। ठीक है, तो पश्च का मतलब क्या होता है, बाद में। तो हम लोग अभी इस वीडियो में निषेचन के बाद क्या क्या घटनाएं होती वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर निषेचन पश्च घटनाएं लिखा हो। ठीक है, कि निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं किसे। वैसे नाम से ही पता चल रहा है कि निषेचन के बाद घटने वाली घटनाएं है ना, या होने वाली घटनाएं को ही क्या कहते हैं, निषेचन पश्च घटनाएं। वो चीज हमने यहाँ पर भी लिख दिया है कि लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पश्चात ही युग्मनज का निर्माण होता है, यही निषेचन पश्च घटनाएं होती है। ठीक है, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पश्चात, क्योंकि लैंगिक जनन होता है उसके बाद जो घटनाएं होती हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। ठीक है, अब निषेचन पश्च घटनाओं में क्या क्या होता है। सबसे पहले युग्मनज है, फिर उसके बाद है भ्रूणोद्भव। देखिए युग्मनज सबसे पहले जान लेते हैं कि कहते किसे हैं। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते समय मुझे नहीं पता आपको क्या लगता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है ना कि जो मेरा अनुभव कहता है कि जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान थोड़ी सरल पड़ जाती है, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जो पादप विज्ञान है, बॉटनी है, जो पौधों से संबंधित अध्ययन है ना, वो थोड़ा सा जटिल होता है। आप लोग उसको यकीन मानिए सही से पढ़िएगा। अभी से जितना जितना आता है पढ़ते चलिए, नहीं तो अगला लेसन ना, क्योंकि अगला लेसन हमारा दूसरा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है, हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो आपको टफ पड़ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ध्यान से पढ़िएगा, कुछ भी छोड़ोगे तो अगला फिर छूट जाएगा। ठीक है, आप अचानक सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो एक ही एक करके चढ़ पाएंगे तो बेहतर होगा, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि युग्मनज, हमने देखो युग्म गलत लिख दिया यहाँ पर, इसको सही करते पहले, युग्मनज। ठीक है, जाइगोट भी बोलते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले जान लेते हैं कि युग्मनज होता क्या है। देखिए दो युग्मक कोशिकाएं, नर और मादा, दो युग्मक का मतलब नर और मादा कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन के द्वारा लैंगिक प्रजनन जब वो संभोग करते हैं, ठीक है, उसके द्वारा संयुक्त होकर, संयुक्त का मतलब क्या होता है, मिलकर या जुड़कर, मिलकर या जुड़कर, ठीक है, जुड़कर जिस कोशिका का निर्माण करते हैं उसे युग्मनज कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए नर और मादा संभोग करते हैं। ठीक है, संभोग करने के बाद जब नर युग्मक मादा युग्मक दोनों आपस में मिलते हैं, जैसे मान लीजिए ये नर युग्मक है, ठीक है, ये मादा युग्मक है। पहले तो देखिए नर युग्मक मादा युग्मक दूर दूर होते हैं, फिर अगर ये जुड़ जाएंगे, मान लीजिए कि ये जुड़ जाते हैं, ठीक है, ये लैंगिक प्रक्रिया के पश्चात ही होता है। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक संयुक्त हो जाते हैं, ठीक है, तो जिस कोशिका का निर्माण होता है उसी को युग्मनज कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि आगे आने वाले में काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये बार बार वर्ड यूज होने वाले हैं, तो क्यों ना हम उन्हें एक ही बार में पढ़ लें अच्छे से। ठीक है, तो युग्मनज का मतलब लैंगिक प्रक्रिया के पश्चात जब दो युग्मक मिलकर जिस रचना या फिर जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसे युग्मनज या जाइगोट कहा जाता है। समझ में आया ना। तो और इसमें एक चीज और लिखी, एक लाइन, यह दो पीढ़ियों की संयोजी कड़ी होती है। दो पीढ़ियों का मतलब क्या होता है कि देखिए, एक जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हमारी पीढ़ी है, पीढ़ी मतलब समझ रहे ना, हमारी जितनी अब हमारी उम्र है उतनी हमारी समझ लीजिए पीढ़ी का होगा, है कि नहीं। हमारे बच्चे दूसरी पीढ़ी होंगे, हमारे बच्चों के बच्चे तीसरी पीढ़ी होगी, समझ रहे हैं आप। तो दो पीढ़ी, पीढ़ी समझ रहे हैं ना आप। तो दो पीढ़ी होती है, उनकी बीच की जो कड़ी होती है, संयोजी कड़ी होती है, उनको मिलाने का कार्य करता है क्या चीज, युग्मनज।
समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक नर युग्मक एक नर युग्मक और एक नर युग्मक एक मादा युग्मक दोनों मिलते हैं, युग्मनज बन गया। ठीक है, तो ये युग्मनज जो होता है ये क्या होता है कि दो पीढ़ी के बीच की कड़ी होती है। समझ में आया? दो पीढ़ी के बीच की क्या होती है? कड़ी होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद है भ्रूणोद्भव। समझ में आया? भ्रूणोद्भव क्या होता है? देखिए इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सूर्योदय होता है, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए भ्रूणोद्भव है। हालांकि थोड़ा बहुत मिल रहे हैं, लेकिन आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। उद्भव, भ्रूण का उद्भव, उद्भव का मतलब क्या होता है? निकलना या बनना। ठीक है, रचना होना। तो भ्रूण के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, देखिए यहाँ पर लिखा है युग्मनज से भ्रूण के बनने की प्रक्रिया या विकास की प्रक्रिया भ्रूणोद्भव कहलाती है। देखिए युग्मनज क्या होता है? नर युग्मक मादा युग्मक मिले तो युग्मनज बन गए। अब युग्मनज बनने के बाद में कोशिकाएं विभाजन करती है। ठीक है, उनमें समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से बार बार कोशिकाओं का धीरे धीरे निर्माण होता जाता है। तो कौन सी संरचना बनती है? भ्रूण। मतलब भ्रूण का निर्माण किससे होता है? युग्मनज से। ध्यान रखिएगा, है ना? भ्रूण का निर्माण किससे होता है? युग्मनज से होता है। ठीक है, उसके बाद अब आपको भ्रूणोद्भव होता क्या समझ में आ गया ना, कि युग्मनज से भ्रूण के बनने की प्रक्रिया, युग्मनज से भ्रूण के बनने की ही प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए प्राणी जो मुख्यतया है दो रूप से है जंतु और पादप। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जंतुओं में भ्रूणोद्भव किस प्रकार का पाया जाता है या कितने प्रकार का पाया जाता है। देखिए जंतुओं में युग्मनज का निर्माण, यहां पर हमें युग्मनज की जगह पर लिखना चाहिए भ्रूण का निर्माण। ठीक है, हम इसको सही कर देते हैं। जंतुओं में भ्रूण का निर्माण, और यहां पर भी हमें भ्रूण करना चाहिए, हम इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, देखिए दो जंतु जो होते हैं युग्मनज के भ्रूण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक देखिए अंडप्रजक, दूसरे होते हैं सजीव प्रजक। अंडप्रजक का मतलब होता है, अंडप्रजक आप शब्द से जान सकते हैं, मतलब इसमें वे जीवधारी आते हैं जो अंडे देते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आप उभयचर मेढक अंडे देते हैं, है कि नहीं? आपने सरीसृप छिपकली के अंडे देखे होंगे, सांप के अंडे सुने या देखे होंगे, है कि नहीं? उसके बाद पक्षियां भी तो मशहूर हैं, आप विशेष रूप से जानते हैं, है ना? काफी लोग खाते भी हैं अंडे कई चीज के, है कि नहीं? तो अंडप्रजक का मतलब वे जीवधारी अंडप्रजक उन जीवों को कहा जाता है जिनमें भ्रूण का विकास अंडों के अंदर होता है, शरीर के बाहर और अंडों के अंदर होता है, उन्हें अंडप्रजक कहा जाता है। समझ में आया? अंडप्रजक जीव किसे कहते हैं? लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा वो उतना लिखते नहीं है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं तो भी आपको लिखना चाहिए, है कि नहीं? इसीलिए तो हम बताते हैं, नहीं तो हम सीधा उदाहरण बता दें। तो अंडप्रजक का मतलब वे जीवधारी जो अंडे देते हैं, या फिर वे जीव जिनमें भ्रूण का विकास शरीर के बाहर और अंडों के अंदर होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? अंडप्रजक कहते हैं, मतलब अंडे देने वाले जंतु। इसमें उभयचर, हमने एक एक जंतु का नाम लिख दिया। ये उभयचर, सरीसृप, पक्षी, ये सब वर्ग हैं, है ना? आपने 11वीं क्लास में पढ़ रखा है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा हो सकता है उन्हें ना पता हो। तो उभयचर जैसे मेढक, है ना? सरीसृप जैसे इसमें सांप, छिपकली, जो रेंगने वाले जंतु है ना, इसमें आते हैं। पक्षी में कौवा और गौरैया, जितने भी पक्षी हैं सब इसमें आ जाते हैं। तो ये अंडप्रजक आपको समझ में आ गया होगा ना, कि वे जीव जिनमें भ्रूण का विकास अंडों के अंदर होता है। अच्छा, अंडे बने किससे होते हैं? वो कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है। ठीक है, अंडे जो बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है, उसी से बने होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है भाई? चिड़िया अंडे देती है,
अंडे देने के बाद में ऐसा नहीं कि तुरंत उसमें से चूजे निकल आते हैं या उसमें से पक्षियां निकल आती हैं बाहर, है कि नहीं, पक्षियां नहीं चूजे या बच्चे निकल आते हैं बाहर, ऐसा नहीं होता है ना। उसका एक निश्चित समय होता है, उतने समय तक के बाद जब टाइम पूरा हो जाता है तो अंडे फूट जाते हैं और अंडों से जो बच्चे होते हैं या फिर जीव होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और एक चीज है कि इसमें बचने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि भाई अंडे हैं, पता लगा कहीं से भी थोड़ा सा भी धक्का लगा, कभी कभी तो ऐसा भी होता है, मान लीजिए किसी जीव ने अंडे दिए, मान लीजिए कौवे ने अंडे दिए या सांप ने अंडे दिए, तो सांप के अंडों को हो सकता है कोई दूसरा जीव खा जाए, है कि नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर उत्तर जीविता, जीने की जो उत्तर जीविता होती है वो कम होती है, ठीक है। मान लीजिए मेढक 1000 अंडे देता है, उसमें से हो सकता है कि 100-200 अंडे जीवित रह पाए, बाकी 800 अंडों को दूसरे जीव खा जाते हैं, समझ में आया। इसलिए अंड प्रजक थोड़ा सा नुकसान होता है इसमें जीव को। सजीव प्रजक क्या होता है, देखिए सजीव प्रजक का मतलब इसमें वे जीवधारी आते हैं जिनमें भ्रूण का विकास शरीर के जीवों के शरीर के अंदर होता है, ठीक है। जैसे मनुष्य में क्या होता है, मान लीजिए मनुष्य का उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप हमेशा से हो सकता है सुने या देखते हैं अपने आसपास भी, इसलिए, ठीक है। तो सजीव प्रजक का मतलब इनमें भ्रूण का विकास कहां पर होगा शरीर के अंदर, समझ में आया, शरीर के अंदर होता है जैसे मनुष्यों में, ठीक है। फिर पहले तो देखो निषेचन होगा, जब अंडाणु शुक्राणु मिलेंगे निषेचन होगा, निषेचन के बाद भ्रूण बनेगा, फिर भ्रूण का विकास पेट के अंदर होगा, धीरे धीरे उसमें कोशिकाओं का विभाजन होगा, धीरे धीरे उसका आकार बढ़ेगा, और फिर एक समय के बाद जैसे, और ये अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है, जैसे जो मनुष्यों में होता है 9 महीने का समय होता है ना, 9 महीने बाद बच्चा पेट से बाहर आता है, ठीक है, प्रसव बोलते हैं उसको, है ना। तो ये अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है, जैसे गाय भैंस में देखते होंगे गांव में, है ना। और मतलब आप सीधा सीधा ये कि अलग अलग जीवों में ये अलग अलग होता है ना। तो सजीव प्रजक उन्हें कहते हैं जो जिनमें भ्रूण का विकास शरीर के अंदर होता है, जैसे मनुष्य में, ठीक है। इन्हें जरायुज भी बोलते हैं, ठीक है, इन्हें अंडयुज और इन्हें जरायुज भी बोला जाता है, आप लिख सकते हैं इसे भी। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने अपवाद लिख रखा है, मतलब कि ये तो ऐसे स्तनधारी हैं जो कि जिनमें भ्रूण का विकास शरीर के बाहर होता है, होते स्तनधारी ही हैं, इनमें शरीर के बाहर इनके जैसे होता है, ठीक है। या क्योंकि ये अंडे देते हैं, आपने सुना होगा एकिडना अंडे देता है स्तनधारी, लेकिन क्या देता है, अंडे देता है, इसलिए ये अपवाद के रूप में यहाँ पर लिखे हैं, इनको ध्यान रखिएगा। आपको ये तो समझ में आ गया होगा ना कि अबंड प्रजक किसे कहते हैं, सजीव प्रजक किसे कहते हैं, जरायुज किसे कहते हैं, अंडयुज किसे कहते हैं, जंतुओं में समझ में आ गया होगा, है ना। तो अभी आगे देखते हैं, उसके बाद पादपों में देखिए कैसे होता है। देखिए जो पुष्पी पादप होते हैं, ठीक है, जो ऐसे पौधे जिनमें पुष्प होता है, ठीक है, उनमें आपने कभी एक पुष्प लेकर देखिए, सरसों का पुष्प लीजिएगा तो उसमें कई सारी संरचनाएं नजर आती हैं। हम थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आपने कक्षा 10वीं में भी पढ़ा होगा, है ना, लेकिन आप लोग पढ़ते ही हो खाली, तो जाते हो भूल, है कि नहीं। ये देखिए, ठीक है, देखो ये एक सरसों का पुष्प है, मान लीजिए ये पीली पीली पंखुड़ियां, ठीक है, उतना ज्यादा हम बना नहीं पाते इसलिए उतना अच्छा बना भी नहीं रहे, समझाने के लिए देख लीजिएगा। देखिए इसमें ये ऊपर हिस्सा जो होता है सरसों का, बीच में देखना कभी, है ना, बीच में एक सीधी डंडी होती है, ये वर्तिकाग्र होता है, ये वर्तिका होती है, ये बीजांड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें देखो पुष्प में क्या होता है, यहाँ पर नर युग्मक होते हैं,
ठीक है, और यहाँ पर मादा युग्मक होती है, देखते जाइएगा। ठीक है, तो नर युग्मक क्या करते हैं, परागण की प्रक्रिया द्वारा वो यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से आने के बाद में वो यहाँ पर प्रवेश करने के बाद में यहाँ बीजांड में प्रवेश करते हैं। ठीक है, फिर यहीं पर निषेचन होता है और निषेचन के बाद भ्रूण का विकास होता है और इसी को बीजांड बोलते हैं। समझ में आया? तो मतलब कि भ्रूण का विकास कहाँ पर हो रहा है, बीजांड में। तो पुष्पी पादपों में भ्रूण का विकास बीजांड में होता है। इसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन अगले लेसन में करेंगे कि कैसे होता है, कैसे ये बनते हैं, परागकण बनते हैं, कैसे परागण की प्रक्रिया होती है, इत्यादि सब। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था आप लोगों के लिए, है ना। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आप लोगों को, और अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।